नमस्कार दोस्तों। स्वस्थ जीवन 60 प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और संभवतः कई परिवारों की खुशियों को सीधे प्रभावित करने वाले और अनगिनत लोगों की जान बचाने वाले इस गहन वीडियो के विधिवत शुरू होने से पहले मुझे आपसे एक थोड़ा कड़ा अनुरोध करना है। आप इस समय चाहे जो भी कर रहे हो, चाहे आप चाय बना रहे हो, फल काट रहे हो, रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रहे हो, या यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर किसी ज़रूरी मैसेज का रिप्लाई ही क्यों ना कर रहे हो, कृपया अपने हाथों के सभी काम कुछ देर के लिए रोक दें। घर की सबसे आरामदायक कुर्सी ढूंढें और शांति से बैठ जाएं। भले ही यह केवल कुछ मिनटों के लिए हो, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ एक ऐसी सच्ची घटना में प्रवेश करें जिसने हाल ही में इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, अनगिनत माता पिता के दिलों को तोड़ दिया है और कई युवाओं को झकझोर कर रख दिया है। कहानी के मुख्य पात्र की निजता की रक्षा के लिए हम उसे राहुल कहेंगे। राहुल एक 20-22 साल का कॉलेज छात्र है जो अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन दौर में है। वो पढ़ाई में अच्छा है और दिखने में भी काफी स्मार्ट है। वो उस तरह का लड़का है जिसे देखकर पड़ोस की आंटियां भी तारीफ करती हैं और कहती हैं कि यह बच्चा भविष्य में जरूर कुछ बड़ा करेगा। उसका भविष्य पूरी तरह से उज्जवल और असीम संभावनाओं से भरा होना चाहिए था। आजकल ऑनलाइन डेटिंग बहुत आम है और राहुल ने भी इंटरनेट पर एक ऐसी लड़की से मुलाकात की जिसने उसका दिल जीत लिया। लेकिन मैं यहाँ विशेष रूप से जोर देना चाहता हूँ कि राहुल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिना सोचे समझे काम करे या जिसकी जीवन शैली अस्त व्यस्त हो, इसके पूरी थारी साथ व्यस्त हो। इसके विपरीत वो खुद को स्वास्थ्य के प्रति बेहद जागरूक और अपनी सुरक्षा करना जानने वाला व्यक्ति मानता था। इसलिए उस लड़की के साथ शारीरिक रूप से करीब आने का फैसला करने से पहले उसने बहुत सावधानी से और तर्कसंगत रूप से एक शर्त रखी, वो ये कि उन दोनों को पहले अस्पताल जाकर एचआईवी हैव टेस्ट करवाना होगा। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ही मानक और तसल्ली देने वाला कदम है? जब दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो राहुल के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसे लगा जैसे उसे स्वास्थ्य का कोई आधिकारिक ग्रीन पास मिल गया हो। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ नेगेटिव था तो जाहिर है कि सब सुरक्षित था। इसके बाद उसने अपनी सारी सावधानियां छोड़ दी और पूरी तरह से इस रिश्ते में डूब गया। हालांकि शैतान अक्सर सबसे छोटी और अनदेखी बातों में ही छिपा होता है। डेटिंग के दौरान राहुल ने वास्तव में एक बार ध्यान दिया था कि उस लड़की के हाथ पर कुछ अजीब से लाल चकत्ते रैशेस थे। तब उसने चिंता जताते हुए पूछा भी था, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? लड़की ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, ये तो बस एक आम एलर्जी एक्जिमा है। शायद आजकल मौसम में बहुत नमी है या सी फूड खाने से एलर्जी हो गई है। थोड़ा सा मलहम लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। एलर्जी या एक्जिमा शब्द सुनकर राहुल ने भी ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार भारत जैसे देश के मौसम में, जहां एलर्जी वाले बहुत से लोग हैं, किसके शरीर पर कभी कभार खुजली वाले दाने नहीं निकलते? इसलिए अगले 3 महीनों तक उन्होंने बिना किसी सुरक्षा, बिना कंडोम के शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन किस्मत ने राहुल के साथ एक बेहद क्रूर और उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने वाला मजाक किया। 3 महीने बाद एक दिन नहाते समय राहुल को अचानक अपने निजी अंगों पर कुछ अजीब से उभार महसूस हुए, जिनका आकार कुछ कुछ फूल गोभी जैसा था। वो बुरी तरह डर गया और तुरंत अस्पताल के त्वचा रोग विभाग डर्मेटोलॉजी में गया। वहां अनिल बंसल डॉक्टर अनिल बंसल ने उसे देखते ही कहा कि ये जेनिटल वॉर्ट्स एचपीवी हैं, जिन्हें आम भाषा में जननांग के मस से कहा जाता है। इस झटके ने ही उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। लेकिन जिस चीज ने उस पर बिजली गिरा दी और उसके खून को जमा दिया, वो थी आगे की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। डॉ अनिल बंसल ने गंभीर चेहरे के साथ उसे बताया कि उसका एचआईवी हैव टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है। राहुल वहीं ठंडे फर्श पर धड़ाम से बैठ गया। वो रोते हुए और कांपती हुई आवाज में अनिल बंसल से पूछने लगा, डॉक्टर साहब ऐसा कैसे हो सकता है? हमने शुरुआत में ही टेस्ट करवाया था और दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव थी। क्या वो रिपोर्ट महज एक कागज का टुकड़ा थी? क्या अस्पताल वाले झूठ बोलते हैं? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, उसे उठाया और एक क्रूर मेडिकल सच्चाई बताई। दरअसल एचआईवी संक्रमण होने के तुरंत बाद टेस्ट में इसका पता नहीं चल पाता है। वायरस के शरीर में प्रवेश करने के बाद उसे अपनी संख्या बढ़ाने बाद में समय लगता है और शरीर को इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में भी समय लगता है। संक्रमण होने और टेस्ट में वायरस के पकड़े जाने के बीच के इस समय को चिकित्सा भाषा में विंडो पीरियड संक्रमण काल कहा जाता है। यदि संक्रमण के शुरुआती चरण में जांच की जाए तो शरीर में एंटीबॉडी इतनी मात्रा में नहीं बने होते कि मशीन उन्हें पकड़ सके और परिणाम नेगेटिव आता है।
ये हमें सुरक्षा का एक झूठा एहसास देता है। लेकिन इस समय वायरस वास्तव में शरीर के अंदर तेजी से अपनी कॉपी बना रहा होता है। इसकी संख्या बहुत अधिक होती है और ये अत्यधिक संक्रामक होता है। और उस लड़की के हाथ पर जो लाल चकत्ते थे, जिसे उसने मामूली एलर्जी बताकर टाल दिया था, वो बहुत संभवतः एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन के दौरान शरीर द्वारा दी गई एक कड़ी चेतावनी थी, जिसे राहुल ने अपनी अज्ञानता, भरोसे और उस झूठी नेगेटिव रिपोर्ट के कारण पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये मामला केवल राहुल की व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें बताता है कि एचआईवी के बारे में सही जानकारी होना, विशेष रूप से त्वचा पर छिपे शुरुआती संकेतों को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। इस समय स्क्रीन के सामने बैठे हमारे बड़े भाई बहन, अंकल आंटी और दादा दादी सोच रहे होंगे, डॉक्टर साहब ये सब तो युवाओं की बातें हैं। हम तो इस उम्र में आ गए हैं, पुराने पति पत्नी हैं या अकेले जीवन बिता रहे हैं। इस एड्स जाइड्स का हमसे क्या लेना देना? क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? मेरे दोस्त, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे आपको और भी ज्यादा सावधान करने की जरूरत है। भारत के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में बुजुर्गों में एचआईवी संक्रमण का अनुपात चुपचाप बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? भारत के आंकड़ों के साथ मंत्री में मात, क्योंकि आजकल विचार काफी खुले हो गए हैं। कई बुजुर्ग जीवन साथी के निधन या तलाक के बाद जीवन के इस पड़ाव पर प्यार, लेट लाइफ रोमांस की तलाश करते हैं, जो कि अच्छी बात है। खुशियां ढूंढना उनका अधिकार है। लेकिन कई बुजुर्ग सोचते हैं कि अब वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए गर्भनिरोधक की कोई जरूरत नहीं है और शारीरिक संबंध बनाते समय अक्सर कंडोम का उपयोग करना भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। साथ ही आम धारणा यह है कि एचआईवी एड्स युवाओं की बीमारी है, इसलिए उनमें बचाव की कोई जागरूकता नहीं होती। इसके कारण कई दिल दहला देने वाले मामले सामने आते हैं। मैं एक बार 60 वर्षीय रमेश जी से मिला था। उनकी मुलाकात पार्क में टहलने के दौरान एक नई महिला साथी से हुई थी। शर्म के कारण उन्होंने कंडोम पहनने की बात नहीं की, ये सोचकर कि ये सब तो युवाओं के चोंचले हैं। अंत में वे दुर्भाग्य से संक्रमित हो गए। जब उनका निदान हुआ तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। इसीलिए ये जानकारी केवल युवाओं की सुरक्षा के लिए ही नहीं है, हम जैसे मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों के लिए भी, जो नए रिश्ते बना सकते हैं या जटिल वातावरण के संपर्क में आ सकते हैं। ये जीवन रक्षक ज्ञान है। यहां तक कि अगर आप इसे सीखते हैं और अपने पोते पोतियों को बताते हैं, तो कौन जाने ये किसी महत्वपूर्ण समय पर बच्चे की जान बचा ले। आज मैं आपकी त्वचा का जासूस बनने जा रहा हूं। हम विज्ञान का मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे और इस बीमारी को फिर से समझेंगे, जिसे कभी सदी की लाइलाज बीमारी कहा जाता था। एचआईवी एड्स अक्सर त्वचा की बीमारियों का भेष धर लेता है और हम उन सभी भेषों का एक एक करके पर्दाफाश करेंगे। आज के इस स्वस्थ जीवन 60 प्लस के वीडियो में जानकारी का भंडार है, जो एचआईवी और त्वचा रोगों के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। एचआईवी संक्रमण के बाद का असली अंजाम क्या होता है और त्वचा, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा प्रतिरक्षा अंग, इम्यून ऑर्गन है, मदद के लिए कैसे संकेत भेजती है, मैं ये सब एक एक करके प्याज के छिलकों की तरह आपके सामने खोलूंगा। हालांकि ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मुझ पर विश्वास करें, इसका हर एक मिनट आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए एक अमूल्य खजाना है। त्वचा के उन संकेतों की गहराई में जाने से पहले मुझे आपके मन में बैठे एक बहुत गहरे डर को तोड़ना होगा। ये वो सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है जिसके कारण बहुत से लोग टेस्ट करवाने या सच्चाई का सामना करने से डरते हैं। क्या एचआईवी से संक्रमित होने का मतलब है कि जीवन समाप्त होने वाला है? क्या यह मौत की सजा के बराबर है? हमारी पीढ़ी के दिमाग में एचआईवी एड्स की छवि शायद 20-30 साल पुरानी फिल्मों या न्यूज क्लिप तक ही सीमित है। उन दृश्यों में एड्स का मरीज अक्सर हड्डियों का ढांचा होता है, आंखें धंसी हुई होती हैं, शरीर पर काले धब्बे होते हैं और वो अस्पताल के बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए मौत का इंतजार कर रहा होता है। वो खौफ हमारे दिमाग में इतनी गहराई से छप गया है कि हम एचआईवी का नाम सुनते ही कांप उठते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आज बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ आपसे कहूं कि ये अब एक पुरानी और आउटडेटेड सोच है और आधुनिक चिकित्सा तकनीक ने इस त्रासदी के अंत को बहुत पहले ही बदल दिया है, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिकाओं में से एक द लैंसेट एचआईवी में प्रकाशित एक बहुत बड़ी रिसर्च ये साबित करती है। ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के नेतृत्व में
200 शून्य से अधिक एचआईवी संक्रमित लोगों पर किए गए इस लंबे अध्ययन ने लोहे जैसे ठोस सबूत दिए हैं। जांच के नतीजे बताते हैं कि यदि 40 वर्ष का कोई संक्रमित व्यक्ति 2015 के बाद मानक उपचार यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसे आम भाषा में कॉकटेल थेरेपी कहा जाता है, लेना शुरू करता है, तो उसकी जीवन प्रत्याशा में आश्चर्यजनक बदलाव आता है। डेटा बताता है कि नियमित इलाज लेने वाले संक्रमित पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 37 वर्ष तक बढ़ सकती है, यानी वे 77 वर्ष की आयु तक जीवित रह सकते हैं। और संक्रमित महिलाओं के मामले में तो ये और भी शानदार है, वे 39 वर्ष अतिरिक्त जी सकती हैं, यानी 79 वर्ष की आयु तक। दोस्तों, 77 और 79 साल की यह उम्र तो हमारे आम लोगों की औसत उम्र के ही बराबर है। इसका मतलब यह है कि अगर वे नियमित रूप से दवा लेते रहें तो एचआईवी संक्रमित लोग भी एक आम इंसान की तरह धीरे धीरे बूढ़े हो सकते हैं, अपने बच्चों को घर बसाते हुए देख सकते हैं, अपने पोते पोतियों को बड़ा होते देख सकते हैं और उनके साथ खेलने का आनंद ले सकते हैं। ये किसके जैसा है? ये बिल्कुल हमारे ब्लड प्रेशर, हाई बीपी और मधुमेह, डायबिटीज जैसी बीमारियों की तरह है। आप ही बताइए, क्या हाई बीपी को पूरी तरह से जड़ से खत्म किया जा सकता है? क्या शुगर के मरीजों को हर दिन दवा नहीं खानी पड़ती या इंसुलिन नहीं लेना पड़ता? लेकिन अगर वे इसे कंट्रोल में रखें तो क्या वे एक सामान्य और अच्छी जिंदगी नहीं जीते? आज की मेडिकल दुनिया में एचआईवी को एक नियंत्रित की जा सकने वाली पुरानी क्रॉनिक बीमारी के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि हम अभी तक शरीर से वायरस को पूरी तरह से मिटा नहीं सकते, लेकिन हम रोजाना दवा लेकर वायरस को एक शेर की तरह पिंजरे में कैद कर सकते हैं और उसे इतने निचले स्तर तक दबा सकते हैं कि वो मशीन की पकड़ में ही ना आए। जब तक वायरस दबा हुआ है, वो हमारे इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट नहीं कर सकता और न ही दूसरों में फैल सकता है। चिकित्सा विज्ञान में इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यूयू, यानी अनडिटेक्टेबल, अनट्रांसमिटेबल। अगर वायरस टेस्ट में नहीं दिख रहा है तो वो दूसरों को संक्रमित भी नहीं कर सकता। इसलिए एचआईवी का सामना करने की सबसे बड़ी कुंजी इन शब्दों में छिपी है, जल्दी पता लगाना, जल्दी इलाज करना। हालांकि जमीनी हकीकत दिल तोड़ने वाली है। बहुत से लोग इस बीमारी के डर से, दूसरों की नजरों के डर से और उस शर्मिंदगी के कारण सच्चाई से भागने का विकल्प चुनते हैं। वे जांच कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ भी जाए तो दवा लेने नहीं जाते। वे खुद को धोखा देते हैं, मेरा शरीर एकदम ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा। इसका परिणाम यह होता है कि वायरस शरीर के भीतर आजादी से प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करता रहता है। एक बार जब ये एड्स आइड्स के चरण में पहुंच जाता है, यानी वो चरण जहां इम्यून सिस्टम पूरी तरह से ढह जाता है, तब स्थिति सच में बेहद खतरनाक हो जाती है। इस समय जो सामान्य बैक्टीरिया, वायरस या फंगस आम दिनों में हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, वे जानलेवा हथियारे बन जाते हैं। वे कई तरह के अवसरवादी संक्रमण, ऑपरचुनिस्टिक इन्फेक्शंस पैदा करते हैं और यहां तक कि कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि अगर सही इलाज न मिले तो संक्रमण का पता चलने से लेकर मौत तक का सफर केवल 10 साल के आसपास का हो सकता है। इसीलिए हमें अपने शरीर द्वारा भेजे गए शुरुआती संकट के संकेतों, एसओएस सिग्नल्स को पहचानना सीखना होगा, विशेष रूप से उस लंबे, लक्षण विहीन छिपे हुए लेटेंट चरण में। हमारी त्वचा अक्सर वो पहला वेस्लर ब्लोअर होती है जो खतरे की घंटी बजाती है। आपको शायद हैरानी हो रही होगी कि वायरस तो खून में होता है, फिर त्वचा सबसे पहले प्रतिक्रिया क्यों देती है? इसे समझने के लिए हमें शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म, सुरक्षा तंत्र को समझना होगा। आप अपने शरीर को एक देश मान सकते हैं और इम्यून सिस्टम उस देश की रक्षा करने वाली सेना है। एचआईवी वायरस बहुत चालाक होता है। यह सीधे सेना के कमांडरों पर हमला करता है, जिन्हें CD4T सेल्स कहा जाता है। हमारी त्वचा इस देश की किलेबंदी या दीवार है। सामान्य दिनों में इस दीवार पर न केवल इंटें होती हैं, बल्कि बहुत सारे गश्ती सैनिक इम्यून सेल्स भी तैनात होते हैं, जिनका काम दीवार फांदकर अंदर आने वाले बैक्टीरिया और फंगस को मार गिराना होता है। लेकिन जब एचआईवी वायरस शरीर में तबाही मचाता है और कमांडरों को मार डालता है, तो त्वचा की दीवार पर पहरा देने वाले सैनिकों की संख्या में भारी कमी आ जाती है। इस स्थिति में हवा या धूल में मौजूद छोटे मोटे हमलावर सामान्य बैक्टीरिया और फंगस, जो पहले कभी दीवार नहीं तोड़ पाते थे, दीवार को सूना देखकर बड़े पैमाने पर आक्रमण कर देते हैं। इससे त्वचा पर तरह तरह की अजीबोगरीब बीमारियां होने लगती हैं। आंकड़ों के अनुसार लगभग 90% एचआईवी रोगियों को अपनी बीमारी के किसी न किसी चरण में त्वचा या म्यूकोसा श्लेष्मा से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं कभी कभी बिल्कुल हमारे आम एक्जिमा, फॉलिकुलेटिस बालों की जड़ों में सूजन या एलर्जी जैसी दिखती हैं। इसलिए इन्हें आसानी से गलत समझ लिया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो इन तथाकथित
त्वचा रोगों में बहुत ही असामान्य और विशेष लक्षण होते हैं। आगे मैं उन 4 त्वचा के लक्षणों का विस्तार से पर्दाफाश करूंगा जिन्हें सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, लेकिन वे असल में एचआईवी द्वारा दी गई सबसे तेज चेतावनी होते हैं। कृपया इन्हें अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। पहला संकेत, अज्ञात कारण से अचानक निकलने वाले दाने, अक्यूट अनएक्सप्लेन्ड रैशेस। आइए वापस राहुल के मामले पर चलते हैं। जब एचआईवी वायरस पहली बार शरीर में प्रवेश करता है, आमतौर पर संक्रमण के 2 से 4 सप्ताह बाद, तो हमारा इम्यून सिस्टम भले ही अचंभे में हो, एक भयंकर जवाबी हमला करता है। शरीर की सतह पर इस युद्ध का परिणाम पूरी त्वचा पर बिना किसी स्पष्ट कारण के निकलने वाले लाल या बैंगनी रंग के चकत्तों या दानों, मकुलोपापुलर रैश के रूप में दिखाई देता है। ये दाने उस एलर्जी से बहुत अलग होते हैं जो हमें सी फूड खाने से या अर्टिकेरिया हाइव्स पित्ती के रूप में होती है। पहला अंतर, दिखावट। एलर्जी के दाने अक्सर बड़े बड़े पैच या नक्शे की तरह त्वचा पर उभरे होते हैं, जबकि एचआईवी के एक्यूट दाने छोटे छोटे लाल बिंदु या हल्के से उभरे हुए दाने होते हैं। ये ज्यादातर चेहरे, गर्दन और धड़ यानी छाती और पीठ पर होते हैं। कभी कभी ये हथेलियों और तलवों पर भी आ सकते हैं। दूसरा अंतर, एहसास। सबसे महत्वपूर्ण, एलर्जी वाले दानों में इतनी भयंकर खुजली होती है कि इंसान का मन करता है कि वो त्वचा को नोच डाले, लेकिन एचआईवी के इन शुरुआती दानों में खुजली या दर्द बिल्कुल नहीं होता, या बहुत ही हल्का सा दर्द होता है। बहुत से लोग यही सोचकर कि इसमें तो खुजली नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इस सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी को गंवा देते हैं। तीसरा अंतर, साथ में आने वाले लक्षण। जब ये दाने निकलते हैं तो ये सिर्फ त्वचा की समस्या नहीं होती, ये एक गंभीर फ्लू जैसा महसूस होता है। मरीज को आमतौर पर हल्का बुखार, लगभग 38 या 100, चार तरफ गले में खराश, सूजी हुई लिम्फ नोड्स गर्दन के दोनों ओर छूने पर सूजन महसूस होना और मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द की शिकायत होती है। सबसे चालाकी की बात यह है कि ये दाने आमतौर पर 1 से 3 सप्ताह तक रहते हैं और फिर बिना कोई दवा या मलहम लगाए अपने आप गायब हो जाते हैं। इस समय बहुत से लोग राहुल की पार्टनर की तरह राहत की सांस लेते हैं और सोचते हैं चलो ठीक हो गया, बस कोई छोटी मोटी बीमारी रही होगी। गलत, बिल्कुल गलत। दानों का अपने आप चले जाना इस बात का संकेत नहीं है कि बीमारी ठीक हो गई है। इसका मतलब है कि वायरस ने शरीर की सुरक्षा पंक्ति को तोड़ दिया है और सफलतापूर्वक छिप गया है। यह अब खुले हमले से हटकर एक खामोश और लंबे विनाशकारी चरण में प्रवेश कर चुका है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 40% से 80% लोगों को एक्यूट संक्रमण के दौरान ये अस्थायी रैश होता है। इसीलिए यदि आपको या आपके साथी को बिना सुरक्षा के, बिना कंडोम के संबंध बनाने के कुछ हफ्तों बाद अचानक बुखार के साथ ऐसे दाने निकलें जिनमें दर्द या खुजली ना हो और फिर वह अपने आप ठीक हो जाए, तो कृपया इसे खुशकिस्मती न समझें। यह शायद यमराज का भेजा गया पहला निमंत्रण पत्र हो सकता है। दूसरा संकेत, फंगल इन्फेक्शन, विशेषकर कैंडिडा फंगल यीस्ट इन्फेक्शंस। हम सभी की त्वचा की सतह पर, मुंह के अंदर और आंतों में कुछ फंगस हमेशा रहते हैं, जैसे कि कैंडिडा। लेकिन सामान्य स्थिति में हमारा ताकतवर इम्यून सिस्टम एक सख्त मैनेजर की तरह उन्हें कंट्रोल में रखता है और उन्हें हद पार नहीं करने देता। लेकिन जब एचआईवी इम्यून सिस्टम को तबाह कर देता है तो मैनेजर गायब हो जाता है। ऐसे में ये फंगस बगावत कर देते हैं और तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है मुंह में ओरल थ्रश, ओरल कैंडिडियासिस। आप आईना लेकर अपनी जीभ देख सकते हैं। एक सामान्य जीभ गुलाबी होती है और उस पर सफेद रंग की बहुत हल्की सी परत होती है। लेकिन अगर आप देखें कि आपकी जीभ या मुंह के अंदरूनी हिस्से पर जमे हुए पनीर या फटे हुए दूध की तरह सफेद रंग की मोटी परत बन गई है, तो आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है। ये सफेद धब्बे बहुत जिद्दी होते हैं, आप इन्हें टूथब्रश से रगड़कर नहीं हटा सकते, और अगर आप जबरदस्ती इन्हें खुरचने की कोशिश करेंगे तो नीचे की त्वचा म्यूकोसा लाल दिखेगी और उसमें से खून भी निकल सकता है। इस तरह का ओरल थ्रश नवजात शिशुओं में आम है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता। लेकिन अगर यह किसी वयस्क को होता है और आपने हाल ही में लंबे समय तक एंटीबायोटिक या स्टेरॉयड दवाओं का सेवन नहीं किया है, तो आपको गंभीरता से संदेह करना चाहिए कि कहीं आपके इम्यून सिस्टम में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ तो नहीं है। क्या यह एचआईवी या गंभीर मधुमेह का संकेत हो सकता है? गंभीर कैंडिडा संक्रमण बेल की तरह गले से होते हुए भोजन नली एसोफेगस तक फैल सकता है, जिससे एसोफेजियल कैंडिडियासिस हो जाता है। इस स्थिति में मरीज को निगलने में बहुत परेशानी होती है, खाना खाने में दर्द होता है,
यहाँ तक कि पानी पीना भी ऐसा लगता है जैसे गले में ब्लड चुभ रहे हो। मुंह के अलावा जननांगों जेनिटल्स के हिस्से में भी बार बार फंगल संक्रमण हो सकता है। उदाहरण के लिए महिलाओं में फटे हुए दूध जैसा सफेद स्राव, यीस्ट इन्फेक्शन, और पुरुषों में जननांगों पर लालिमा या खुजली। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है बार बार होना। आपने दवा लगाई, ठीक हो गया, जैसे ही दवा बंद की फिर से हो गया। ये ना खत्म होने वाला चक्र जो कटी हुई घास के फिर से उगाने जैसा है। इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शरीर की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो रोगाणुओं को पूरी तरह से साफ नहीं कर पा रही है। तीसरा संकेत, असहनीय खुजली, अनबेरेबल इचीनेस, प्रूरिटिक पैपुलर एरप्शन। ये सुनकर शायद बहुत आम लगे, लेकिन जो इसे झेलता है उसके लिए ये एक जीते जागते बुरे सपने जैसा होता है। आप शायद कहेंगे, डॉक्टर साहब, खुजली में इतनी हैरानी की क्या बात है? सर्दियों में त्वचा रूखी होने से खुजली होती है, मच्छर काटने पर खुजली होती है, गलत खाना खाने से खुजली होती है। आप सही हैं, लेकिन एचआईवी के कारण होने वाली खुजली और आम खुजली में जमीन आसमान का अंतर है। चिकित्सा की भाषा में इसे प्रूरिटिक पैपुलर एरप्शन, पीपीई, खुजलीदार दाने कहा जाता है। इस खुजली की क्या खासियत है? सबसे पहली बात, यह हड्डियों तक को चीर देने वाली खुजली है। आम खुजली को आप 2 बार खुजा लें या कोई कूलिंग बाम जैसे विक्स या पुदीने का तेल लगा लें तो वो शांत हो जाती है। लेकिन इस खुजली का वर्णन मरीज अक्सर कुछ इस तरह करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये खुजली हड्डियों के अंदर से आ रही है, या जैसे नसों के अंदर लाखों चींटियां रेंग रही हो। ये दिन या रात नहीं देखती, लेकिन खासकर रात के सन्नाटे में ये और भी भयंकर हो जाती है, जिससे इंसान सो ही नहीं पाता। एक बार मेरे पास 30-35 साल का एक मरीज संजय आया था। जब वो क्लिनिक आया तो उसकी हालत देखकर मैं चौंक गया। बाहर चिलचिलाती गर्मी थी, लेकिन उसने पूरी बांह की शर्ट और लंबी पैंट पहनी हुई थी। जब उसने अपनी आस्तीन ऊपर की तो मेरे होश उड़ गए। उसकी दोनों बाहों, जांघों और यहां तक कि पीठ पर काले और भूरे रंग के कठोर दाने, गांठें भरी हुई थी। शायद ही कोई त्वचा बची हो जो सही सलामत हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे बहुत भयंकर खुजली होती थी। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मुझे हर रात अपनी त्वचा को तब तक खुजाना पड़ता है जब तक कि खून न निकल आए। जब मुझे खून बहता दिखता है और उस दर्द का एहसास होता है, तभी मैं उस खुजली को भूलकर थोड़ी देर के लिए सो पाता हूँ। लंबे समय तक इतनी भयानक खुजली और लगातार खुजाने के कारण त्वचा मोटी और कठोर हो जाती है और मटर या सोयाबीन के दाने जैसी सख्त गांठें बन जाती हैं। इसे हम प्रूरिगो नोडुलरिस कहते हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि शरीर का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। इतनी भयंकर खुजली क्यों होती है? इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले उदाहरण दिया था कि एचआईवी इम्यून सिस्टम के कमांडरों पर हमला करता है। जब कमांडर ही नहीं रहते तो इम्यून सिस्टम के सिपाही बेकाबू और पागल हिस्टेरिकल हो जाते हैं। वे बाहरी दुनिया के जरा से भी ट्रिगर, जैसे कि थोड़ी सी धूल या मिट्टी पर, बहुत ही आक्रामक एलर्जी प्रतिक्रिया देते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बिल्डिंग का स्मोक अलार्म खराब हो गया हो। रसोई में खाना बनाते समय अगर जरा सा भी धुआं उठे तो वो अलार्म ऐसे चीखने लगता है जैसे पूरी बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई हो। इसके कारण पूरे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में हिस्टामाइन रिलीज होता है, जो इस भयंकर खुजली का कारण बनता है। और सबसे निराशाजनक बात यह है कि जो आम एंटी एलर्जी या खुजली मिटाने वाली दवाइयाँ आप मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, वह इस खुजली पर बिल्कुल बेअसर होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको या आपके आसपास किसी को ऐसी अजीब और ठीक न होने वाली खुजली हो रही है और साथ ही शरीर पर खुजाने के ढेरों निशान मौजूद हैं, तो कृपया इसे एक साधारण चर्म रोग समझने की भूल ना करें। यह आपकी कमजोर हो चुकी इम्यूनिटी का मदद के लिए चीखना चिल्लाना हो सकता है। चौथा संकेत, घावों का ना भरना और विशेष प्रकार के धब्बे, नॉन हीलिंग वुंड्स एंड स्पेशल प्लैक्स। जब इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है तो हमारी त्वचा अपनी सबसे बाहरी सुरक्षा ढाल खो देती है। यह ऐसा है जैसे किसी देश की सीमा सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हो और कोई भी आवारा गुंडा या लुटेरा, यानी विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, आसानी से देश में घुस सकता है। एक सामान्य व्यक्ति में बाल टूटने, फोलिकुलाइटिस या कागज से कट जाने पर जो छोटा सा घाव होता है, उस पर थोड़ी सी क्रीम लगाने से वो 2-3 दिन में सूख कर पपड़ी बन जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम खराब हो चुका है, उसके लिए वो छोटा सा घाव एक बड़ी आपदा में बदल सकता है। वो घाव लगातार सूजता रहेगा, उसमें मवाद भर जाएगा, वो सड़ने लगेगा और गंभीर पायोडर्मा या सेलुलाइटिस का रूप ले लेगा। एक छोटा सा कट 1-2 महीने तक भी ठीक नहीं होता,
बल्कि बढ़ता जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर के अंदर घाव भरने वाली, मरम्मत करने वाली टीम यानी इम्यून कोशिकाएं हड़ताल पर चली गई है या वायरस द्वारा नष्ट कर दी गई है। घाव न भरने के अलावा एक बहुत ही विशेष लक्षण है। यदि ये लक्षण प्रकट होता है तो इसका मतलब है कि बीमारी एचआईवी एड्स के एक बहुत गंभीर चरण में प्रवेश कर चुकी है। मेडिकल किताबों में इसे कापोसिस सार्कोमा कहा जाता है। नाम सुनकर शायद आपको डर लगे। ये दिखता कैसा है? ये ऐसा लगता है जैसे त्वचा पर अचानक बैंगनी, गहरे रंग या गहरे लाल रंग के धब्बे उभर आए हों। ये धब्बे दिखने में कुछ कुछ वैसे ही लगते हैं जैसे हमें चोट लगने पर नील पड़ जाता है, ब्रूस। लेकिन चोट के निशान और इसमें दो बहुत बड़े बुनियादी अंतर हैं। चोट लगने पर जो नील पड़ता है वो धीरे धीरे पीला होने लगता है और फिर कुछ दिनों में गायब हो जाता है। लेकिन कापोसी सार्कोमा के ये धब्बे कभी भी अपने आप गायब नहीं होते, बल्कि ये और अधिक मात्रा में तथा बड़े होते जाते हैं। चोट वाले नील को दबाने पर आमतौर पर दर्द होता है, लेकिन इन सार्कोमा के धब्बों को दबाने पर कोई दर्द या खुजली नहीं होती। ये बैंगनी धब्बे असल में वायरस के कारण रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स की कोशिकाओं के असामान्य रूप से बढ़ने से बनने वाले ट्यूमर्स हैं। ये सिर्फ त्वचा पर ही नहीं, बल्कि आपके मुंह के अंदर जैसे मसूड़ों या तालू पर अचानक बैंगनी सूजन और यहां तक कि आंतरिक अंगों में भी हो सकते हैं। पुराने समय में जब इसके लिए कोई विशेष दवाइयां उपलब्ध नहीं थी तो इसे मौत के देवता यमराज का हस्ताक्षर माना जाता था। ये सब सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो गए हो और आप सोच रहे हो, डॉक्टर साहब, आपने जो लक्षण बताए वे तो बहुत से आम एक्जिमा, बुढ़ापे के दागों या शुगर डायबिटीज के कारण होने वाले त्वचा रोगों से मिलते जुलते हैं। हम इनमें फर्क कैसे करें? ये सच है कि इनमें अंतर करने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ आपको स्किन डिटेक्टिव बनने का 3 स्टेप फॉर्मूला बताता हूँ, जिससे आप एचआईवी से जुड़े दानों और आम त्वचा रोगों के बीच शुरुआती अंतर कर सकें। पहला स्टेप, दानों की जगह लोकेशन पर गौर करें। आम एक्जिमा या एलर्जी उन जगहों पर ज्यादा होती है जहां हमारे अंग मुड़ते हैं, जैसे कोहनी के अंदर, घुटने के पीछे या चेहरे पर। लेकिन एचआईवी से जुड़े एक्यूट और क्रॉनिक लंबे समय वाले दाने ज्यादातर गर्दन और शरीर के मुख्य हिस्से यानी छाती और पीठ पर केंद्रित होते हैं। ये केंद्र की ओर सेंट्रिपिटल फैलाव होता है। दूसरा स्टेप सबसे महत्वपूर्ण, पूरे शरीर के लक्षणों, सिस्टेमिक सिम्टम्स पर नजर रखें। जब एचआईवी के दाने निकलते हैं तो वे कभी अकेले नहीं आते, वे अपने साथ पूरी एक गैंग लेकर आते हैं। अपने आप से पूछें, क्या दानों के साथ साथ आपको लगातार हल्का बुखार है? क्या आपको बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, चाहे आप कितना भी सो लें? क्या रात को सोते समय पसीना, नाइट स्वेट्स आता है जिससे आपके तकिए और चादर भीग जाते हैं? और एक सबसे बड़ा संकेत, क्या आपका वजन तेजी से कम हो रहा है? यदि आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन 1 महीने के भीतर आपका वजन 5 किलो से ज्यादा कम हो गया है तो खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। जबकि आम त्वचा रोग में केवल खुजली या दर्द होता है और आपकी भूख, ऊर्जा और वजन बिल्कुल सामान्य रहता है। तीसरा स्टेप, बीमारी के ठीक होने की अवधि, डिजीज कोर्स को देखें। आम त्वचा रोग सही दवा लगाने पर आमतौर पर कुछ ही दिनों में ठीक होने लगते हैं, लेकिन एचआईवी के कारण होने वाली त्वचा की समस्याएं बहुत ढीठ, रेजिस्टेंट और बार बार होने वाली होती हैं। दवा लगाओ तो लगता है ठीक हो गया, दवा रोको तो पहले से भी ज्यादा भयंकर रूप में वापस आ जाती है। बेशक ये 3 स्टेप फार्मूला केवल आपकी शुरुआती जांच के लिए है। यदि आपको लगता है कि आप ऊपर बताई गई किसी भी स्थिति से मेल खाते हैं, विशेषकर यदि आपने हाल ही में कोई हाई रिस्क, उच्च जोखिम वाला काम किया है, जैसे बिना कंडोम के यौन संबंध बनाना, एक से अधिक यौन साथी होना या असुरक्षित सुई इंजेक्शंस का इस्तेमाल करना, तो कृपया झिझके मत, बिल्कुल भी शर्माए मत। तुरंत इसी वक्त अस्पताल के संक्रमण रोग विभाग, इन्फेक्शियस डिजीजेस या त्वचा रोग विभाग, डर्मेटोलॉजी में जाएं और अपना एचआईवी टेस्ट करवाएं। आजकल पूरे भारत में सरकारी अस्पतालों जैसे आईसीटीसी सेंटर्स और कई स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त और पूरी तरह से गुप्त अनोनिमस टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। आपको अपना असली नाम बताने की भी जरूरत नहीं है। इसमें केवल 15 से 20 मिनट लगते हैं और आपको शुरुआती रिपोर्ट मिल जाती है। ये 20 मिनट आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग पूछेंगे, डॉक्टर साहब, जीवन में कभी कभी अनहोनी हो जाती है। मान लीजिए कि किसी क्षण के आवेग में, शराब के नशे में होश खो देने के कारण या किसी दुर्भाग्यपूर्ण यौन हमले, सेक्सुअल असॉल्ट के कारण ऐसा हो गया हो। जब हमें एहसास होता है कि हम एचआईवी के एक बड़े जोखिम का शिकार हो चुके हैं
तो क्या हम बस घर पर बैठकर निराशा में अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने हमारे लिए एक बहुत ही कीमती आपातकालीन दरवाजा, एस्केप डोर खुला रखा है। हमारे पास एक पछतावे की गोली, रिग्रेट पिल है। लेकिन ये दवा ऐसे ही नहीं खाई जाती। इसके समय की कुछ पाबंदियां हैं और इसकी अपनी सीमाएं हैं। आज मैं आपको इस पछतावे की गोली, जिसे मेडिकल भाषा में पीईपी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, पेप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है, कि 3 सबसे बड़े सच बताने जा रहा हूं। ये आज के इस वीडियो की सबसे मूल्यवान और जीवन रक्षक जानकारी हो सकती है। पहला सच, ये समय के साथ जीवन और मृत्यु की दौड़ है। गोल्डन टाइम केवल 72 घंटे है। इस दवा में सबसे महत्वपूर्ण शब्द समय है। जब आपके साथ कोई उच्च जोखिम वाली घटना होती है, जैसे बिना सुरक्षा के संबंध बनाना या कंडोम फट जाना, तो वायरस भले ही आपके शरीर में प्रवेश कर गया हो, लेकिन उसने अभी तक पूरी तरह से जड़ें नहीं जमाई हैं। उसे म्यूकोसा की रक्षा पंक्ति को तोड़कर आपके लिम्फ नोड्स में जाने और फिर अपने आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को आपके इम्यून सेल्स के डीएनए से जोड़ने, इंटीग्रेट में थोड़ा समय लगता है। एक बार जब वो सफलतापूर्वक जुड़ जाता है, तो वो आजीवन संक्रमण, लाइफ टाइम इन्फेक्शन बन जाता है। लेकिन उस जुड़ाव से पहले हमारे पास एक सुनहरा मौका होता है उसे रोकने का। मेडिकल रिसर्च स्पष्ट रूप से बताती है कि पीईपी पेप दवा को जोखिम भरी घटना के 72 घंटे यानी 3 दिन के भीतर शुरू करना अनिवार्य है। और जैसे जैसे समय बीतता है, इसका असर तेजी से क्लिफ ड्रॉप कम होता जाता है। अगर घटना के 2 घंटे के भीतर दवा ले ली जाए, तो संक्रमण रुकने की संभावना लगभग 100% होती है। अगर 24 घंटे के भीतर ली जाए, तो भी सफलता दर बहुत अधिक होती है। लेकिन अगर आप 71वें घंटे तक इंतजार करते हैं, तो सैद्धांतिक रूप से यह काम कर सकती है, लेकिन जोखिम बहुत बढ़ चुका होता है। 72 घंटे पार करने के बाद वायरस आपके शरीर में अपना मजबूत किला बना चुका होता है, और तब इस पछतावे की गोली को खाने का कोई खास फायदा नहीं होता। इसीलिए अगर कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो बिल्कुल ना हिचकिचाए। शर्म के मारे अस्पताल जाने से न डरें। अगर आधी रात का समय है, तो ये न सोचें कि सुबह तक इंतजार कर लेता हूं। वायरस दिन और रात का फर्क नहीं जानता। वो लगातार अपनी कॉपी बना रहा है। आपकी हर 1 मिनट की देरी वायरस को हथियार सौंपने जैसी है। तुरंत किसी ऐसे बड़े अस्पताल की इमरजेंसी एयर में जाएं, जहां पेप की सुविधा उपलब्ध हो, और डॉक्टर को साफ साफ अपनी स्थिति बताएं। दूसरा सच, ये कोई टॉफी नहीं है। ये 28 दिनों की एक कठिन जंग है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये दवा भी महिलाओं की इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल, अनवांटेड 72 का पिल की तरह है, जिसे बस एक बार खा लेना काफी है। गलत, बिल्कुल गलत। पीईपी पेप एक पूरा और सख्त मेडिकल कोर्स है। इसमें आपको लगातार, बिना एक भी नागा किए, पूरे 28 दिनों तक शक्तिशाली एंटीवायरल दवाएं, एंटीवायरल ड्रग्स खानी होती हैं। मुझे आपको ईमानदारी से बताना होगा कि ये 28 दिन आसान नहीं होते। ये ताकतवर दवाएं वायरस पर हमला करने के लिए हैं, इसलिए इनका शरीर पर भी असर पड़ता है। कई लोगों को इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं, जैसे गंभीर मतली, उल्टी का मन होना, उल्टी, दस्त, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा थकान, और यहाँ तक कि नींद ना आना। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो 10वें दिन मेरे पास रोते हुए आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब, मेरी हालत ख़राब हो रही है, क्या मैं दवा बंद कर दूं? मुझे लगता है कि मुझे संक्रमण नहीं हुआ होगा। ऐसे समय में मैं उन्हें बहुत सख्ती से कहता हूं, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। ये एक युद्ध चल रहा है। अगर आपने अभी दवा रोक दी या बीच बीच में नागा किया, तो न केवल बचाव विफल हो जाएगा और वायरस पूरी ताकत से वापस आ जाएगा, बल्कि सबसे भयानक बात यह होगी कि वायरस में इस दवा के प्रति रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाएगी। एक बार अगर वायरस में दवा का असर होना बंद हो गया, तो इसका मतलब है कि भविष्य में अगर आप सच में पॉजिटिव पाए गए और अपनी जान बचाने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो उनका असर बहुत कम हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ दवा खाना नहीं है, ये खुद के प्रति जिम्मेदार होने की और 28 दिनों तक अपनी इच्छा शक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। आपको इसे ईश्वर द्वारा दिया गया आखिरी सुधार का मौका मानकर दांत पीसकर भी इन 28 दिनों को पूरा करना ही होगा। तीसरा सच, ये कोई जादुई ढाल नहीं है और न ही मनमानी करने का लाइसेंस है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हालांकि रिसर्च बताती है कि अगर समय पर और सही तरीके से पीईपी पेप का पूरा कोर्स लिया जाए, तो एचआईवी संक्रमण का जोखिम 80% से 90% तक कम हो जाता है। लेकिन कृपया ध्यान दें, ये कम करता है, 100% खत्म नहीं करता। यानी ये पछतावे की गोली खाने
और 28 दिनों के साइड इफेक्ट झेलने के बाद भी बचाव के विफल होने की बहुत थोड़ी सी संभावना बनी रहती है। और ये दवा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी तक एचआईवी संक्रमित नहीं हुए हैं और अचानक किसी जोखिम का शिकार हो गए हैं। जो लोग पहले से ही एचआईवी पॉजिटिव है, उनके लिए ये दवा कोई काम नहीं करेगी। सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात, कृपया कभी भी पीईपी पेप को रोजमर्रा की इमरजेंसी गर्भ निरोधक की तरह इस्तेमाल न करें। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अरे दवा तो है ही, कंडोम नहीं पहनूंगा तो भी क्या फर्क पड़ता है। ये दवा आपके शरीर पर बहुत भारी पड़ती है और ये सस्ती भी नहीं है। भारत में प्राइवेट अस्पताल या क्लिनिक से इसका पूरा कोर्स लेने का खर्च लगभग 15 से 25 रुपये या उससे भी अधिक आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये दवा आपको अन्य यौन संचारित रोगों जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, जननांग के मस्से, एचपीवी या हर्पीस से नहीं बचा सकती। ये दवा हमारी आखिरी उम्मीद है। ये आग लगने पर इस्तेमाल किए जाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर की तरह है, न कि रोज पहनने वाला कोई बुलेट प्रूफ जैकेट। पछतावे की गोली की बात करने के बाद आइए हम सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल पर वापस आते हैं। हम इस पूरी त्रासदी को जड़ से ही कैसे रोक सकते हैं? इस जटिल दुनिया में हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की लक्ष्मण रेखा कैसे खींच सकते हैं? एचआईवी को रोकने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सबसे प्रभावी तरीके हमेशा हमारे अपने हाथों में होते हैं। बस कुछ सरल नियमों का पालन करना है। पहला नियम, अंतरंग संबंधों में बात करें और कंडोम के इस्तेमाल पर जोर दें। मैं ये बात विशेष रूप से अपनी महिला दोस्तों, खासकर मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग आंटी से कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे समाज में पति पत्नी या साथी के बीच इस बारे में बात करना या कंडोम के लिए जोर देना थोड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी आपका साथी या पति हावी हो सकता है और इसके लिए राजी नहीं होगा। वे शायद कहें, अब हमारी क्या उम्र रह गई है कंडोम पहनने की, या क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसी स्थिति में कृपया आपको अपना रुख बहुत स्पष्ट और मजबूत रखना होगा। आप प्यार से लेकिन दृढ़ता से कह सकती हैं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हमारा साथ लंबा और स्वस्थ रहे, इसलिए हमें एक दूसरे की सुरक्षा करनी चाहिए। कंडोम आज के समय में सबसे सस्ता, सबसे प्रभावी और बिना किसी साइड इफेक्ट वाला बचाव का साधन है। ये केवल एचआईवी से नहीं बल्कि सिफिलिस, गोनोरिया, मस्से जैसे तमाम यौन रोगों से बचाता है। अगर सामने वाला व्यक्ति सच में आपसे प्यार करता है और आपकी परवाह करता है, तो वो आपके स्वास्थ्य का सम्मान करेगा और उसे प्राथमिकता देगा। दूसरा नियम, हाई रिस्क, उच्च जोखिम वाले माहौल और जाल से बचें। ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां का माहौल ऐसा हो कि आप अपना होश खो बैठें। सबसे महत्वपूर्ण बात, शराब, अल्कोहल या नशीले पदार्थों, दुष्ट के नशे में कभी भी शारीरिक संबंध न बनाएं। कई दुखद घटनाएं इसलिए नहीं घटती क्योंकि लोगों को खतरों के बारे में पता नहीं होता, बल्कि इसलिए घटती हैं क्योंकि वे इतने नशे में होते हैं कि उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उनकी निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और वे बेसुध होकर ऐसा काम कर बैठते हैं जो जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। तीसरा नियम, चुप्पी तोड़े और नियमित जांच टेस्टिंग की आदत डालें। जिस तरह हम हर साल अपने पूरे शरीर का चेकअप करवाते हैं, बीपी नपवाते हैं और शुगर टेस्ट करवाते हैं, वैसे ही जिन लोगों का यौन जीवन सक्रिय एक्टिव सेक्स लाइफ है, उन्हें साल में कम से कम एक बार एचआईवी टेस्ट, एचआईवी स्क्रीनिंग जरूर करवाना चाहिए। टेस्ट करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपका चरित्र खराब है या आप गलत काम करते हैं। ये एक आधुनिक और स्वस्थ जीवन शैली है जहां आप अपने शरीर के प्रति जिम्मेदार हैं। और यदि आपके एक से अधिक यौन साथी हैं तो हर 3 से 6 महीने में ये जांच करवानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज की इस एचआईवी, एड्स और त्वचा के संकेतों की हमारी ये गहरी चर्चा अब समाप्ति की ओर है। हमने राहुल के उस दर्दनाक मामले से शुरुआत की और नेगेटिव रिपोर्ट के पीछे छिपे उस खतरनाक विंडो पीरियड के जाल को समझा। हमने उस भ्रम को तोड़ा कि एचआईवी का मतलब मौत है। हमने जाना कि अगर सही समय पर इलाज लिया जाए तो मरीज एक आम इंसान जैसी लंबी उम्र जी सकता है। हमने एक जासूस की तरह त्वचा पर उभरने वाले उन असामान्य लाल चकत्तों, सफेद फंगस, भयानक खुजली और ठीक न होने वाले घावों को पहचानना सीखा और समझा कि वे हमारे शरीर के सोज सिग्नल बचाव की पुकार होते हैं। और अंत में हमने उस पछतावे की गोली पेप के बारे में जाना, जो चमत्कारिक तो है लेकिन उसकी शर्तें और सीमाएं हैं। मैंने इतना लंबा समय लगाकर इतनी विस्तृत जानकारी को इतने ध्यान से और कभी कभी थोड़े सख्त लहजे में इसलिए तैयार किया क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे समाज में एचआईवी एड्स आज भी एक कलंक, स्टिग्मा माना जाता है। इस विषय को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और भेदभाव हैं, लेकिन याद रखिए,
वायरस बहुत बेरहम होता है। वो इस बात की परवाह नहीं करता कि हमने आंखें बंद कर ली हैं। वो इस बात से भी गायब नहीं होगा कि हमें सेक्स सेक्स के बारे में बात करने में शर्म आती है। अक्सर हमारा यही अज्ञान, हमारी ये चुप्पी और हमारी यही सोच कि मुझे कुछ नहीं होगा, इस वायरस को हम पर हमला करने का मौका दे देती है। एक पल की लापरवाही की कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ सकती है। आजीवन रोजाना दवाइयाँ खाना, बार बार डॉक्टर के पास जाना और हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ उठाना। जागरूकता बढ़ाना और जानकारी रखना न केवल खुद को बचाने के लिए है, बल्कि ये अपने परिवार, अपने जीवन साथी और पूरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का भी तरीका है। हमें एचआईवी का नाम सुनकर खौफ में नहीं आना है और ना ही संक्रमित लोगों के साथ कोई भेदभाव करना है। हमें बस इस बीमारी की गंभीरता को समझना है, खुद को वैज्ञानिक ज्ञान से लैस करना है, अपनी भावनाओं और आवेगों को तर्क से काबू करना है और भेदभाव को प्यार और समझ से खत्म करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि खास आपके लिए तैयार की गई ये एचआईवी बचाव गाइड वास्तव में आपकी मदद करेगी। हो सकता है आपको लगे कि अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कृपया इस जानकारी को अपने दिमाग के किसी कोने में सुरक्षित रख लें। कौन जानता है, भविष्य में कभी इनमें से कोई छोटी सी जानकारी आपके या आपके परिवार के लिए एक ढाल बन जाए और आपकी खुशियों को बचा ले। यदि आपको लगता है कि आज के इस वीडियो की सामग्री आपके लिए मददगार रही है और आपने वाकई कुछ उपयोगी ज्ञान प्राप्त किया है, तो कृपया कंजूसी न करें और वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दें। आपका ये एक छोटा सा क्लिक यूट्यूब के एल्गोरिदम को मदद करेगा ताकि वो इस जीवन रक्षक वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कृपया हमारे स्वस्थ जीवन 60+ स्वस्थ जीवन 60+ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप भविष्य में अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली ऐसी कोई भी बेहतरीन जानकारी मिस न करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि कृपया इस वीडियो को शेयर शेयर करें, इसे अपने बच्चों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि वे खुद की रक्षा कैसे करें। इसे अपने आसपास के उन युवाओं को शेयर करें जो अभी अभी डेटिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। यहां तक कि इसे अपने जीवन साथी और अपने पुराने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के लिए एक अच्छी और जीवन रक्षक चेतावनी बन सकता है। यह किसी युवा का भविष्य बचा सकता है और किसी परिवार को टूटने से रोक सकता है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।